मशहूर रंगकर्मी, फिल्म और टीवी अभिनेता आनंद मिश्रा बहुमुखी प्रतिभा के धनी इंसान हैं। वह लगभग 45 वर्षों से अभिनय जगत में कार्यरत हैं। वह बेहतरीन अभिनय प्रशिक्षक भी हैं। करीबन 25 स्टार पुत्रियों को वह एक्टिंग की ट्रेनिंग दे चुके हैं। उन्होंने बदलते समाज, बदलते सिनेमा व बदलती राजनीति को काफ़ी करीब से देखा है। 18 फरवरी 2024 को आनंद मिश्रा ने फिल्मी संगम चैनल पर 2001 के बाद कॉर्पोरेट व पूंजीवाद का सिनेमा पर असर, खाद विचारधारा की फिल्मों की बार, कॉर्पोरेट व राजनीतिक सांठगांठ का सिनेमा पर असर, सिनेमा को साजिशन बर्बाद करने सहित कई मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी थी। आनंद मिश्रा जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। 2001 में जब स्टूडियो सिस्टम शुरू हुआ जी, तब से ये चीज़ें ज़्यादा हो गया, लोग कला की वजह से पासा तोड़ने लगे हैं। जी, बिल्कुल सत्य। और इस एक चीज़ और, इसमें शायद जिन कलाकारों की वैल्यू 100 रुपये की थी, उनको अचानक करोड़ों रुपए मिलने लगे। हाँ, तो ये सारी चीज स्टूडियो सिस्टम ने भी बिगाड़ा। जी, क्या हुआ है, देखिए, कॉर्पोरेट जब से आया, कॉर्पोरेट क्या करता है, अभी वर्तमान स्थिति यह है कि बाजार में 600 रुपए से लेकर 800 रुपए किलो और 500 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है। कारण क्या है? हमारे देश के अंदर लहसुन नहीं है। कॉर्पोरेट ने क्या किया, जितना किसानों का लहसुन है वो खरीद कर अपने गोडाउन में रख दिया है, और जो पुराना लहसुन है उसको वो थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। तो वो जो लहसुन रखा है, जो पुराना वाला, जो वेस्टेज अभी उनके लिए, जो जिसको बेच चुके उसको वो सोने के भाव बेच रहे हैं, और जब ये कचरा निकल जाएगा फिर वो मार्केट में लाएंगे और फिर उसको धीरे धीरे उतारेंगे कि भाई 600, 800 से 6, 5, 700। तो ये कॉर्पोरेट जो आया, इस कॉर्पोरेट ने क्या किया है, आपके बुढ़ापे की गारंटी छीन ली। आप कॉर्पोरेट में काम करके आपके माता पिता अगर पैसा छोड़ गए हैं, घर द्वार छोड़ गए हैं, या आपके बच्चों ने घर बना लिया तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप बेघर हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको कोई पैसा बुढ़ापे में जो गारंटी थी सरकार की वो खत्म हुई। दूसरी चीज, जितने दिन आपकी बुद्धि से बड़ी बुद्धि वाला कोई व्यक्ति उनको नहीं मिल जाता, उतने ही दिन वो आपको पैसे देंगे। जिस दिन आपसे ज्यादा टैलेंटेड उनको कोई दिखा, या अपना रिश्तेदार, आपको नीचे उतार के उसको उस जगह बिठा देंगे। यहां पर यही हुआ है कि जो नेपोटिज्म की जो बात होती है वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बनिया का बेटा बनिया वो रहेगा, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं है। लेकिन ये जो पूंजीवाद आया, इसने जिस तरह से कलाकारों को अपने शिकंजे में कसा है, वो एक कलाकार की ना तो अर्थव्यवस्था को बढ़ने देगा, वो आपको कभी हिट नहीं होने देगा। अगर उसने आपको एक फिल्म में काम दिया और आप हिट हुए, तो दूसरे फिल्म में वो आपको काम नहीं देगा। वो इसलिए क्योंकि आप उससे ज्यादा पैसे मांगोगे, वो दूसरा आपके जैसा आदमी ढूंढेगा। ये कॉर्पोरेट का षड्यंत्र है। और मार्केट में पैसा, क्योंकि वो बहुमत में, क्या था, कॉर्पोरेट क्या करता है कि 5 या 10 लोगों से पैसे इकट्ठे करके एक कंपनी खोलते हैं। वो नाम एक ही आदमी का रहता है, लेकिन पैसे दूसरों के होते हैं। भाई 100 करोड़, इसने 200 करोड़, 300 करोड़, तो 1000 करोड़ की फैक्ट्री खोल दी। अब उस फैक्ट्री में वो आपको एक स्क्रू की तरह यूज कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप हवाई जहाज के वो स्क्रू होते थे जिससे हवाई जहाज बनता है। अब ऐसा है कि आप कौन है, आप एक स्क्रू है ना, हटिए हम दूसरा स्क्रू लगा लें। तो आदमी की बढ़ती आबादी और कला के प्रति बढ़ता रुझान और बेरोजगारी और शिक्षा होने के बावजूद आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, गुड लुकिंग गर्ल हैं, बॉय हैं, औरत हैं, तो आपको लगता है कि फिल्म लाइन में चले जाएंगे, बहुत ही आराम से डायलॉग ही तो बोल रहे हैं। तो अभिनय का जो महत्व है, जो 10 साल 20 साल रंगमंच में खट कर, पढ़ कर, या पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से निकल कर जो लोग आते थे, उनको काम नहीं मिल रहा है। घर बैठी एक औरत ने 2 बच्चे पैदा कर लिए, दिखने में सुंदर है। पड़ोसन ने कहा कि मैं तो फिल्मों में काम करती हूँ, उसने कहा मुझे भी दिला देना। वो चली गई, बोले पैसे मिलेंगे, और उसको काम मिल जाता है। और जो एक थिएटर करके उसी उम्र की एक औरत भटक रही है, उसको नहीं मिलता है। कारण
कि वो कहती कि मैं थिएटर का तजुर्बा है, वो थिएटर वाले बहुत लाउड होते हैं, नो इसने क्या किया सर, इसने कुछ नहीं, इसको दे दो, क्योंकि वो अनुभवी है, पैसा मांगेगी और ये पैसा नहीं मांगेगी, तो यहाँ पर यूज हो जाता है। फिर उसके बाद थिएटर वालों को निगलेक्ट करने की भावना कभी, आज से नहीं, शुरू से, राज कपूर साहब की बात छोड़ देता हूँ कि तब सिनेमा चल रहा था, सौराम मोदी सिनेमा, बाद में धीरे धीरे ये शुरू हुआ कि थिएटर वाले यार जा, इनको मत दो, अपने उसको दो। तो सिनेमा में एक अलग तरह से ग्रुपिज्म बंगाली का, पंजाबियों का शुरू हुआ। थिएटर वाले आप देख लीजिए, नसरुद्दीन शाह कैरेक्टर आर्टिस्ट, ओमपुरी कैरेक्टर आर्टिस्ट, अमरीश पुरी कैरेक्टर आर्टिस्ट, धीरे धीरे करके लोग कैरेक्टर आर्टिस्ट, बहुत रेयर, वही मैंने कहा 20 करोड़ ने। तो ये जो पैसे की जो इंडस्ट्री आई है, इसमें एक्टरों का बहुत शोषण हो रहा है। और यकीन मानिए, अभी अगर आप चले जाइए वर्सोवा विलेज या आराम नगर, आपको कम से कम 2000 एक्टर वहाँ घूमते हुए मिल जाएंगे। और आराम नगर में जितनी कंपनियां खुली हुई हैं, जो 5000, 10,000, 60,000, 50,000, 80,000 लेकर 20-20, 25-25 लोगों को एक्टर बना रही, वो क्या सब एक्टर बनेंगे? नहीं। सब अगर इस दुनिया के अंदर एक्टर बन जाएंगे तो इस दुनिया में और विधाएं, कांच का गिलास कौन बनाएगा, घर की पेंटिंग कौन करेगा, पंखा कौन बनाएगा, ये बिजली के बल्ब कौन ठीक करेगा। तो दुनिया में सबको अलग अलग रोजगार करना है। एक्टर बनने का आपके पीछे आपके माता पिता पैसे छोड़ गए तो आप धक्के खाते रहिए, शायद कभी हो जाए, लेकिन पैसे की स्थिति अच्छी नहीं है। जो धनवान लोग हैं और जिनके माता पिता फिल्म से जुड़े हैं, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, हीरोइन, हीरो, उनमें भी जिनके माँ बाप ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ अच्छे संबंध अपनी जवानी में नहीं रखे, उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत बड़े स्टार की बेटी मेरी स्टूडेंट, कुछ नहीं हो पाया। बहुत बड़ी हीरोइन की बेटी बेटा, ये काम मिल के भी कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ का जो कॉर्पोरेट है, जो ग्रुपिज्म है, वो बहुत खतरनाक, थोड़ा कटु है, लेकिन ये सत्य है जो मैं बात कह रहा हूँ। और ये मैं नाम लेकर कह सकता हूँ, लेकिन आज नहीं कहूँगा। आपको नहीं था इस कॉर्पोरेट के पीछे कहीं ना कहीं सरकारी साजिश भी इन्वॉल्व है? जी, बिल्कुल। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, किसी भी उद्योगपति का जन्म सरकार के संरक्षण में ही होता है। किसी भी उद्योगपति का, कहते हैं एक भाई में, जैसे मैं कहूँ कि हमारे देश में जब हम छोटे थे तो 3 नाम, टाटा, बिरला, दालमिया, श्रीराम, ये 4 बचपन में हम नाम सुनते थे। तो पूंजीपति का जन्म बिना राजनीतिक लोगों के सपोर्ट से, उनके संरक्षण में ही होता है, और वो उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए भी होता है और राजनीतिक लाभ के लिए भी होता है। तो ये जिस तरह से समाज के अंदर कॉर्पोरेट का जन्म हुआ है, और अगर आप इतिहास पकड़ेंगे, जितने उद्योगपति, पुराने को छोड़ दीजिए, वर्तमान के उद्योगपति, उनके पूर्वजों में भ्रष्टाचार की अथाह खदानें मिलेंगी। ये मैं बात लिख के रख दी है, कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पूर्वजों ने अथाह भ्रष्टाचार किया है और राजनीतिक लोगों को खरीदा है, तभी जाकर ये पूंजीपति बने हैं। तो कॉर्पोरेट ने जो जन्म लिया है वो राजनीतिक संरक्षण से लिया, और राजनीति अपने चंदे के लिए, अपनी सीटों के लिए उनका दुरुपयोग करती है, वो उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कॉर्पोरेट को धीरे धीरे, और कॉर्पोरेट के अंदर एक और चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि जो 500 करोड़ रुपए किसी से लिया, वो पैसा घर पे तो रखता नहीं, वो पैसा उठाकर वो अपने किसी कॉर्पोरेट वाले को देता है और कहता चलाओ। जैसे कि पिछले दिनों बात होती थी कि भाई वो जो दाऊद इब्राहिम पैसा लगाते हैं फिल्मों में, हमारे एक जानने वाले को गोली भी मार दी गई 4 बंगला में, उनको भी जानता हूँ, मर गए, वो उन्हीं के साथी हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं जो काला धन पड़ा हुआ है, वो बिल्डिंगों में, मॉल्स में, सिनेमा में, बड़ी बड़ी जगहों पर इन्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि कोई अपने घर पर रखकर उस कागज के टुकड़े को दीमक नहीं लगाता है। तो
तो ये जो पैसा है, जब राजनीति वाला पैसा किसी कॉर्पोरेट को देता है तो उसके साथ उसकी विचारधारा भी आती है, उसकी आइडियोलॉजी भी आती है। अब जैसे मैं जो भारत भवन में काम करता था तो अशोक वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी, अर्जुन सिंह के ज़माने में शुरू हुआ, फिर वो बंद हुआ मोतीलाल वोरा के टाइम से, फिर कुछ और प्रॉब्लम आई। अभी वर्तमान की जो सरकार है वहाँ पर धनुष राम और तीर और वो सब चल रहा है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक कलाकार का धर्म ही कला होता है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूँ, तो अगर मैं तुगलक का रोल कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं महसूस करता हूँ कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ। और जब मैं हयवदन करता हूँ, देवदत्त करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, संस्कृत का ज्ञाता हूँ। तो कॉर्पोरेट के जरिए जो चीज़ें फिल्म दुनिया में आ रही हैं, और वो जिस आज देख लीजिए ना कि जो फिल्में बन रही हैं, तो कश्मीर फाइल और ये फाइल वो फाइल, वाहियात किस्म की कश्मीर फाइल फिल्म है। मैं तो मुंह पर कहता हूँ, मैंने देखा। तो मैं कश्मीर फाइल्स के बारे में सुन रहा था कि बहुत कमाल की पिक्चर है, ये है वो है। मैं जाकर मैंने देखा, यकीन मानिए मैं दो टूक सत्य कहता हूँ, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। और वो वाहियात डॉक्यूमेंट्री, मतलब उसमें चूंकि वो एक आइडियोलॉजिकल फिल्म थी और एक आइडियोलॉजिकल विंग्स के द्वारा प्रमोट की जा रही थी, इसलिए लोगों ने उसे देखा। लेकिन मैं ये बात, चाहे वो उनके जो हीरोइन के जो पति हैं उनको भी जानता हूँ, उनकी असहमति हो सकती है। अनुपम खेर को भी मैं जानता हूँ, वो भी असहमत हो सकते हैं। बट मैं एक दर्शक जिसने 300 रुपये का टिकट लेकर पीवीआर में देखा, और सिनेमा का आदमी हूँ, थिएटर का आदमी हूँ, कला का आदमी हूँ, मुझे बिल्कुल कश्मीर फाइल वाहियात किस्म की डॉक्यूमेंट्री लगी। वाहियात, बिल्कुल दो कौड़ी की, जिसको पता नहीं क्यों भारत के लोगों ने इतना देखा। इसी तरह की और भी आइडियोलॉजिकल फिल्में अभी भी कोई एक आदमी कुछ बना रहा है, किसी ने बनाया है। देखिए, सिनेमा जो है वो एक कहानी होती है। वो कहानी मेरी हो सकती है, आपकी हो सकती है, आप सबकी अलग अलग कहानी। अगर 735 लाख करोड़ लोग इस दुनिया के अंदर हैं तो उतनी कहानियां हैं, और जो मर चुके वो कहानियां हैं। और दुनिया की जो 3 कहानियां सबसे बड़ी हैं वो है महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला। कृष्ण लीला प्रेम की कथा है, रामायण सामाजिक कथा है, पारिवारिक कहानी है, और महाभारत राजनीतिक, पूर्णतः राजनीतिक और सामाजिक वातावरण को समझाती कहानी है। और इससे फर्क इतना है कि किसमें बताया गया है, रामायण में कि एक समाज ऐसा होना चाहिए, एक पुत्र ऐसा होना चाहिए, और महाभारत में ये बताया कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। रामायण बिल्कुल अलग चीज़ है। और यही 3 ग्रंथ हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो स्टार वॉर हो, चाहे वो हॉलीवुड की कोई भी, आपका हनुमान, जो आपका स्पाइडरमैन है वो हनुमान है, वो हनुमान की फिल्म। तो इंडियंस जो कॉन्सेप्ट में पूरे वर्ल्ड में सिनेमा बन रहा है, चाहे मर्डर मिस्ट्री ले लीजिए, अंडर वाटर चले जाइए, समुंदर की कहानी बना लीजिए, अगर कोई भी आप फिल्म देख लीजिए, सारी फिल्म अगर महाभारत के अंदर ना हो तो आप बोलिएगा। इसलिए सिनेमा में एक दर्शक क्यों जाता है, एक फिल्म देखने के लिए क्यों जाता है? इस मोबाइल के अंदर हर तरह का सिनेमा है, वल्गर से वल्गर, दुनिया से गंदा और बेहतर से बेहतर सिनेमा। फिर सिनेमा हॉल में क्यों जाता? वहाँ इसमें मेरी मर्जी, में कब तक देखूं ना देखूं, फेंक दिया। लेकिन सिनेमा में मैं टिकट लेता हूँ, मेंटली प्रिपेयर होता हूँ, और एक कहानी को पर्दे पर पूरे अटेंशन के साथ देखने के लिए अपने आप को डेडिकेटेड करता हूँ। और वो कहानी अगर मुझे बतौर दर्शक 500 का, 400 का, 300 का टिकट लेने के बाद अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे पसंद नहीं है, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप बांद्रा में रहते हैं, आपने बांद्रा की कहानी बना ली, आपको लगता है कि जो बांद्रा में चल रहा वही कहानी। नहीं साहब, कहानियां गांव में भी हैं। गांव में कंडा बनता है, गांव में बावड़ी होती है,
बाल्टी पानी में कैसे उतरती है, खींची जाती है, हाथ में रस्सियां कैसे लगती है, वो भी कहानी है। एक बैल बंधा, भैंस बंधा घूमता है, गन्ने का रस पेरता है, वो भी एक कहानी है। और जिस गांव में अकाल पड़ जाता है, यही महाराष्ट्र में, आप जाएंगे यहाँ से थोड़ा सा आगे के, तब आपको पता चलेगा कि गन्ने के खेत लगा लगा के ज़मीन का पूरा पानी सूख चुका है, वो भी एक कहानी है। मैं बचपन में था, हैंडपंप खोदे जाते थे तो 40 फीट 30 फीट में इतना पानी मीठा निकल आता था। आज 340 फीट खोद लो तो पानी पीने का नहीं निकलता, ये भी कहानी है। जो बच्चे कुएं की होल में गिर जाते हैं और फिर पुलिस आती खोदते हैं, वो भी कहानी है। कितनी कमाल की घटना मुझे याद आ रही है। एक लड़की के बारे में मैंने कोरोना के दौरान सुना कि अपने बाप को साइकिल से लेके यूपी से दिल्ली से बिहार या यूपी तक गई। उस लड़की का बलात्कार हो गया, किसी ने पूछा तक नहीं। तो जब वो जा रही थी साइकिल में तो लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, ग्रेट लड़की, ग्रेट लड़की। और जब वो लड़की मर गई, वो भी एक कहानी है। इन कहानियों को कोई देखना नहीं चाहता, सिर्फ बात करना चाहता। भाषा नहीं बची सरकार, लोगों के पास भाषा नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार को खुश करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके कारण जिस ढंग का प्ले नाटकों में हो रहा है कि राम और कृष्ण और धर्मधारी, और सिनेमा में जैसे प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं कला को नुकसान पहुंचा रही है। अरे मैं किसने प्रकाश राज एक एक्टर है, उनका स्टेटमेंट मैं कल पढ़ा या आज पढ़ा सवेरे, बहुत खूबसूरत है। मोदी जी को जिताइए और एक्स एमएलए और सांसदों को वोट दे, कांग्रेस के एमएलए और सांसद को वोट दीजिए। अरे जब एक नेता, हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसके बारे में लिस्टें बनाई, सोता नहीं है, बीमार नहीं होता है, भूखा रहता है, ये करता है, एक आदमी के बारे में इतने झूठ फैलाओगे आप। एक आदमी को मंच पर खड़े होकर आप बोलोगे कि ये 75,000 करोड़ का बेचारे कमलनाथ ये है, नीतीश कुमार ये है, ये सब कुछ आप बोलते हो। और जब आप उसको बेशर्मों की तरह उसी भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेकर चुनाव की टिकट देते हो, तब उसका सवाल। मैं तो आम जनता हूं, एक कलाकार हूं, मेरा सीधा प्रश्न है कि मैं क्या कमाता हूं, मेरी क्या कमाई होगी। मैं 2,000 रुपये रोज भी अगर नहीं कमाता हूं, 1,500 भी नहीं, कभी कुछ नहीं कमाता। मेरा जीवन कोरोना के टाइम पे आया कि 20 लाख करोड़ दे दिए। अरे 20 लाख करोड़ का मैंने एक आदमी से कहा, मैंने कहा भक्त 20 पैसे अगर मेरे पास आएंगे तो ताउम्र मोदी जी को मैं वोट दूंगा मरते दम तक। क्या होता है, झूठ की बुनियाद। पानी मुट्ठी में नहीं पकड़ा जाता, रेत पकड़ी। वक्त तो हिटलर का चला गया, कहां कोई नहीं रहता। आप किसी को भयभीत करके, किसी को डरा कर अपने कब्जे में ले सकते हैं। वो बेचारा सिर्फ इस बात से डर जाता है, हाँ भैया मैं झुक गया यार, मार लो। लेकिन एक गरीब के पेट में लात मारना जैसा है वो। फिल्मों में बहुत, नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब मेरे को जानते हैं, बहुत से मेरे जानने वाले हीरो हैं, बड़े स्टार हैं, हीरो नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और वो फिल्म बनाते हैं। और आइडियोलॉजिकल फिल्म बनाने के लिए आइडियोलॉजिकल फंड दिया जाता है स्पेशली उनको, ताकि हमारा प्रमोशन हो। और अभी चुनाव 2024 का, तो हो सकता है कि एक आध दो पिक्चर बन के रेडी पड़ी हो और वह इसी वक्त पे आए, मार्च से पहले पहले, क्योंकि मुझे लगता है 30 मार्च से पहले पहले घोषणा हो जाएगी चुनाव की। बट ये सत्य है कि राजनीति अपना जो उसकी आइडियोलॉजी है, जैसे मान लीजिए किसी की मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है, या किसी की एक डंडा आइडियोलॉजी है, किसी की बनियान आइडियोलॉजी है, किसी की चोटी आइडियोलॉजी है, किसी की जनेऊ आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी अगर सत्ता पर वो बैठी हुई है तो वो जनेऊ वाली आइडियोलॉजी फैलाती है, वो चड्डी वाली फैलाती है, वो अपनी मनु वाली फैलाती है, और उसका असर समाज पर
उसका असर व्यापार पर, और उसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है कॉरपोरेट पर, और कॉरपोरेट की जो दूषित मानसिकता उनके द्वारा की गई उसका असर समाज पर पड़ता है, और समाज में मनभेद हो जाता है। और आज की तारीख में मैं महसूस कर रहा हूं कि अगर मैं आपका समर्थक नहीं हूं तो मैं देशद्रोही हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 70 वर्ष यहाँ की जो ऑक्सीजन है, 80 लाख रुपए की ऑक्सीजन मैं इस धरती की मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक ले चुका हूं, तो मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं यहीं का दाना खा रहा हूं और यहीं की ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूं। तो इसलिए ये विचारधाराएं आती हैं, जाती हैं। कम्युनिज्म एक समय में पीक पे था, 60s 70s में पीक पे था, लेकिन पूंजीपतियों ने कहते हैं किसी भी देश की संस्कृति पर आघात करो, वो देश नष्ट हो जाएगा। मनभेद पैदा कर दो, आदमी दो टुकड़े हो जाएगा। जब एक भाई की हत्या आपने कर, कम्युनिज्म की बात की, जी। आपको नहीं था कि कम्युनिज्म जब तक हावी रहा तब तक सिनेमा और कला, संस्कृति और नाट्य और डांस को बढ़ावा मिलता रहा? जी। और इसकी क्या वजह थी, क्यों था ऐसा? हाँ, उसकी वजह ये थी कि कम्युनिस्ट, जैसे हमें याद है एक लखनऊ के डायरेक्टर हमारे साथ आए थे जबलपुर में, चितरंजन दास नाम था, और हमने उनके साथ किया था दरिंदे नुक्कड़ नाटक, पूरे मध्य प्रदेश, डिंडोरी, पनागर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, पूरा घूम घूम के हमने किया। कम्युनिज्म में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें का बिजनेस जो तबके का मनुष्य है उसका विरोध करता है। उसका मानना है कि हमने कमाया, हम क्यों बांटे, वो उनका अपना है। लेकिन जब तक कम्युनिज्म का दौर रहा, या आप देखिए कितने, आप निर्मल वर्मा उनकी विचारधारा, मिथिलेश्वर ले लीजिए आपको बाबा नागार्जुन ले लीजिए आप, और यहाँ तक कि आप देखिएगा कि कुमार गंधर्व साहब ने जो गाया है, उनकी गायकी में आपको कम्युनिज्म दिखाई देगा, कबीर गाते रहे वो। सो कम्युनिज्म जब तक रहा तब तक बड़ा प्रोग्रेसिव सोच रही है, सरकार से सवाल करने की, सरकार के छोटे से छोटे घोटाले को भी, जैसे हमारे यहाँ राम साहेब पांडे मेरे गुरु हैं, राई बरेदी के, पद्मश्री पद्म भूषण है, वो सागर दमोह में रहते हैं। तो वो लोग गांव में 5 लोग इकट्ठे के पेपर पढ़ते हैं, और पेपर की कोई घटना पढ़ी कि भाई मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा ने या अर्जुन सिंह ने घपला किया, या फलाने रामचंद्र शुक्ला ने ऐसा किया, उसी से वो लोग नाटक बनाकर और मजाहिया व्यंग करते हैं। वो कम्युनिज्म। जितनी लोक कलाओं का विकास, हमको याद है वो तीजन बाई, हम लोग तीजन बाई को मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, तीजन बाई को हम लोग ढूंढ के लाए, अलकनंदन, द्वारका जी सब, खुद अमर सिंह ढूंढ के लाए, भारत भवन में उसको लॉन्च कराया, फिर वो इंटरनेशनल बनी। हम लोग, एक उषा नाम की है, वही पंडवानी की आती है, उसको भी लाए। एक और झाड़ू राम देवांगन, इनके गुरु, वो भी हमारे गुरु है। तो जब कम्युनिज्म की बात आती है और कला के विकास की बात आई, तो आप देखिएगा कि साहित्य जितना लिखा गया, तो जब तक कम्युनिज्म का प्रभाव रहा है, आप 1933 से बाद, जैसे ये अपना इंडियन पीपल थिएटर बना, इप्टा जो का हुआ 30-33 के बाद, तो बलराज साहनी, भीष्म साहनी, है ना, जितने लोग आए हैं उनका जब साहित्य पढ़ेंगे, वो एक कॉमन मैन के प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो और आप उनकी रचनाएं पढ़िएगा, जितनी भी आप पढ़ेंगे, सबके भीतर कला का विकास बहुत हुआ। उसका एक मैंने पाया कि एक लेखक के अंदर, एक शायर के अंदर, अरे निदा फाजली भी देखिए ना, उनकी रचनाओं में भी आपको कम्युनिज्म मिलेगा। निदा फाजली में कम्युनिज्म है, चलो एक रोते बच्चे को हंसाया जाए, वो कम्युनिज्म है। तो ये जो चीज है कि जब भी कहीं ऐसी बैठ के किसी
आज तक ज्ञान रंजन जी या परसाई जी या बाबा नागार्जुन हम सब उठे बैठे, कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करो ना, कभी नहीं। मुंशी प्रेमचंद में कम्युनिज्म है। मुंशी प्रेमचंद का आप देख लीजिए कि गोदान पढ़िए आप, होरी नाटक देखिए आप। मतलब मैं जब गोदान पढ़ता हूँ तो उसका अंतिम भाग मेरे रोता रहता हूँ और मेरे आंसू बह पढ़ता चला जाता, इतना पैथोस है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं इसलिए कला का विकास हुआ, क्योंकि वो लोगों से जुड़ता है, साहित्य जुड़ता है। और कम्युनिस्ट किसी भी आदमी को, मैंने इतने लोगों को, मैं कम्युनिस्टों को मिला हूँ, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करो, मुझे मेंबर बनो ना। वो किताबें देते हैं, पढ़ते हैं, हमें किताबें अच्छी लगती और इनडायरेक्टली हम उस कला से जुड़ जाते। इसी वजह से उस समय की दौर की कहानियाँ, उस समय का साहित्य, उस समय के लोग, पेंटिंग्स में देख लीजिए आप, अगर पेंटिंग में भी पाएंगे तो आपको लाल कलर, जब इनका MF हुसैन की बात करें तो या ये कि जे स्वामीनाथन को ले लें, रजा की पेंटिंग ले लीजिए, भारत में सारी बड़ी बड़ी पेंटिंग सब पेंटरों से मिला हुआ है। तो अगर वो एक लाल कलर बीच में कहीं आता है और उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता है कि ये औरत का गर्भपात हो गया। तो उस समय जो पीरियड रहा है, इतना ज़्यादा अंधभक्ति, इतनी ज़्यादा वैमनस्यता मनुष्य में नहीं थी। आप भगवान को मानते मानिए, मैं कभी नहीं पूछता था कि तुम राम को मानते हो कि कृष्ण को मानते हो कि शिव को मानते हो। किसी ने कहा यार मंदिर जा रहा हूँ, चलोगे? चलो, हनुमान मंदिर चले गए, वहाँ गए, हमें टीका रखा। कभी सोचा नहीं कि मंदिर में, अब मंदिर में भेद हो रहा है, ये खतरनाक है, जो उस दौर में नहीं था। वहाँ पर ये था कि आपकी विचारधारा। आनंद मिश्रा जी, फिल्मी संघ के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आप सबका, और आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे।